हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है सबको? हाँ सर आ रही। यस सर। क्या हाल चाल है भाई? अच्छे थोड़े बढ़िया तो नहीं है, बढ़िया तो नहीं है सर, ठीक ठाक भी नहीं। हाँ सर। वो 0 बढ़िया तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, बताओ लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? सर अपन वेव पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। हाँ सर। अच्छा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन जब हमने पढ़ा था तो क्या हम लोगों ने उसका डेरिवेशन कर लिया था? नहीं सर, सिर्फ 3 इक्वेशन लिखे थे, y i y r y t। सर वो डेरिवेशन वाला था ना, आप बोले कि वो सोच के आओ।
सिर्फ इक्वेशन लिखे थे, राइट? हाँ सर। सर आपने बोला था कि एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन आ सकता है एम्पलीट्यूड्स के बीच में, और सेकंड वाले के बारे में सोचना बोला था। सो तो V1 रिफ्लेक्टेड और V1 इनिशियल को इक्वेट करके आ सकता है क्या दूसरा वाला? चलो अब देखते हैं बेटा कैसे आएगा, क्या करेंगे, पढ़ते हैं। हमारी जो टॉपिक की हेडिंग थी वो थी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, यही थी ना? यस सर। चलो आराम से सुनो। हमको अभी तक ये पता है कि जब भी किसी वेव का रिफ्लेक्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन मतलब वो किसी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर वेवलेंथ बदल सकती है, वेलोसिटी बदल सकती है, ये पता है ना हमको? तो भाई ऐसा है कि मान लो मेरे पास ये एक पल्स है और मैंने ये बोला था कि इस पॉइंट को आप x इक्वल टू 0 मान लीजिए। यहां से एक पल्स आ रही है जो इंसिडेंट पल्स है, और इस इंसिडेंट पल्स की इक्वेशन मैंने लिख दी AI साइन ओमेगा टी माइनस। फिर हमने बोला कि यहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया और कुछ जो आगे वाली रस्सी है, जो आगे मीडियम है, जो हमने मीडियम दिया है अपनी रस्सी को, उस पर चल रही है। बोलो हाँ या ना? हाँ। और हमने, आपको याद होगा, इसको μ1 माना था और इसको क्या मान लिया था? म्यू। तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? AR साइन ओमेगा टी माइनस KX, और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी AT। सो प्लस KX होगा। रिफ्लेक्टेड वाले की प्लस हो जाएगी। प्लस के। हाँ बेटा, रिफ्लेक्टेड वाले में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि वापस लौट जाएगी तो प्लस का, और रिफ्लेक्टेड वाले का माइनस रहेगा, बट यहाँ का K की जगह K प्राइम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? चेंज बिकॉज इस मीडियम में वेवलेंथ वुड बी डिफरेंट, तो यहाँ पर जो K है उसको हमने K माना है, और यहाँ पर जो K है उसको हमने K प्राइम मान लिया। बोले कोई दिक्कत वाली बात? अब हमारा जो वो है पर्पस है वो ये है कि मैं किसी तरह से पहले तो AR को निकाल लूं और AT को निकाल लूं, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ AI मतलब कि इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के टर्म्स में क्या एम्पलीट्यूड होगा। बात समझ में आती है? तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। आप रस्सी का जो ये वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, इस पे नजर रखिए अपनी तरफ। यहां देखिए, ये पॉइंट है कौन सा? x इक्वल टू 0। नाउ सी हियर, एक पॉइंट मैंने ये वाला लिया जो इससे जस्ट पीछे, इसको मैंने बोला 0 माइनस, और एक पॉइंट लिया जो इसके जस्ट आगे है, इसको बोल दिया 0 प्लस, राइट? अब तुम सोच के बताओ, ये जो 0 माइनस वाला पार्टिकल है, इसके डिस्प्लेसमेंट को कौन कौन सी वेव्स गवर्न कर रही होंगी? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, दोनों वेव एक्ट कर रही है इस पे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जो डिस्प्लेसमेंट है 0 माइनस वाले पार्टिकल का, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंसिडेंट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यस यस सर। What will be the displacement due to incident wave? The displacement due to incident wave would be AI sin omega t, and the displacement due to reflected wave would be AR sin omega t. बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. This is the displacement of which particle? By 0 minus. Now tell me, if I talk about the displacement of 0 plus particle, that means this particle, इसके displacement को कौन govern कर रहा होगा? सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव। ओनली ट्रांसमिटेड वेव। तो इसके जो ट्रांसमिटेड वेव से इसका वो आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? AT sin ओमेगा t। एनी प्रॉब्लम? अब एक कॉमन सेंस बताओ, क्या तुमको ये समझ में आता है कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग, for what?
रस्सी की कंटिन्यूटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है 0 माइनस का और जो डिस्प्लेसमेंट है 0 प्लस का, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली बराबर बोल सकता हूँ। Yes, sir. लगाओ, तुम अगर एक रस्सी लो और इस रस्सी पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक ये और ये बिल्कुल अगल बगल वाले, इनका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक पार्टिकल तो बिल्कुल यहाँ एम्पलीट्यूड पर है और एक यही मीन पोजीशन पर है, रस्सी टूट जाएगी ना फिर, नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो अगर रस्सी ने कुछ ऐसे करके शेप भी ले रखी होगी तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा ऑलमोस्ट उतना ही डिस्प्लेसमेंट पड़ोस वाले का भी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो बताओ मुझे क्या मिलता है? इफ आई इक्वेट बोथ ऑफ देम, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये लिखा हुआ है 0 माइनस वाले का डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है 0 प्लस वाले का। Yes, sir. साइन ओमेगा टी कट जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर। आपको क्या मिल जाएगा? AI plus AR is equal to VT. This is my equation number 1. बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। क्या आप ये बात भी मानते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल सी एक बात कहती है, वो ये कहती है कि जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट वेव लेके आई थी वही बटेगी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में? Yes, sir. That means whatever power was in incident wave, that should be the equal to power of reflected plus power of Reflected plus transmitted wave. Yes or no? Yes, sir. एवरेज पावर का फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, दिस इज हाफ टाइम्स म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस, तो देखो बेटा इंसिडेंट वेव की पावर कैसे लिखेंगे? हाफ म्यू हो जाएगा म्यू1, वी हो जाएगा v1, ए हो जाएगा ai स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा हाफ म्यू2, नहीं म्यू2 नहीं म्यू1, So mu1 होगा. क्योंकि वो उसका मीडियम जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो तो इसी रस्सी पे लौट के आ रही है ना यार। यस सर। और V1 भी सेम होगा। दिस इज v1, बस यहाँ पर ai की जगह हो जाएगा ar स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा तो सेम ही रहता है चाहे कुछ भी हो। यस, Yes, sir. प्लस ट्रांसमिटेड में म्यू की जगह क्या हो जाएगा? mu2. म्यू2 V2. v2 इंटू at स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही लग रहा है? यस सर। ठीक है, अगर सही लग रहा है तो आओ देखो काटा पीटी करेंगे हम लोग। अगर मैं हाफ से हाफ उड़ा दूं तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर उड़ा दूं तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है? यस Yes. हाँ सर। क्या आ जाएगा साहब मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा म्यू1 v1 ai स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू1 v1 ar स्क्वायर प्लस म्यू2 v2 at स्क्वायर। कोई समस्या? चलो ध्यान से देखना बेटा, v1 ये जो म्यू1 लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने लिख दिया t अपॉन v1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। नहीं आई समझ में? आ गई? तो इसकी जगह लिख दिया t अपॉन v1 का स्क्वायर इंटू v1 इंटू ar स्क्वायर, और म्यू2 की जगह लिख दिया t अपॉन V2 का बोलो कोई दिक्कत? तो क्या क्या कट गया? टेंशन और कट गया, v1 से v1 कट गया, v2 से v2 कट गया, और ये t भी आपस में कट गए कि नहीं? हाँ सर। क्या बचा मेरे पास? ai का स्क्वायर अपॉन v1 इज इक्वल टू ar का स्क्वायर अपॉन v1 प्लस at का स्क्वायर अपॉन v2। कोई समस्या? अब बेटा तुम लोग अगर बुरा ना मानो तो इस पूरी इक्वेशन को मैं v1 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ सर। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को v1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी स्टेप में देखो यहां से v1 हट जाएगा, यहां से v1 हट जाएगा, और यहाँ पर v1 ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है? अब एक काम करो, इस ar स्क्वायर को उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। जब तू ar स्क्वायर को उधर ले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिल जाएगा तुझे? बोल। ar स्क्वायर इज इक्वल टू at स्क्वायर इंटू v1 अपॉन v2। बोल सही है? चल बता मेरे को,
व्हाट इज AI स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर? AR minus plus AR. AI minus AR into AI plus AR is equal to AT square into V1 upon V2. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बेटा इस AI प्लस AR की वैल्यू तो आप इक्वेशन नंबर 1 से 80 निकाल चुके हैं। 80. Yes, sir. Yes, sir. पर ये वाला AI प्लस AR 80 के बराबर है, इसका मतलब आप इस AI प्लस AR और यहाँ से एक 80 को काट सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. आपको AI और AR में देखिए दूसरी इक्वेशन मिल गई, which is AI minus AR is equal to V1 times AT by V2. This is your equation number. बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन आई थी कि AI प्लस AR किसके बराबर है बेटा? और AI minus AR into V1 by V2 into 80. दूसरी इक्वेशन है AI माइनस AR इज 80 इंटू V1 by V2। दिख रहा है कि नहीं? सर आपने जो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा था वो आपको कहाँ से? कहाँ लिखा मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने? क्या है सर वो पी क्या है? पावर का फॉर्मूला है। तो मुझे भी एक डाउट है हाँ बोलो सर, हमारे आप इसमें म्यू डेंसिटी है ना, मतलब वो मास अपॉन लेंथ है ना डेंसिटी। यस सर, तो हमने उसको मतलब उसको ही कन्वर्ट करके टी अपॉन V1 लिखा है हाँ, क्या? V इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन मी होता है ना यार। ओके, हाँ ग्रेट सर, गॉट, थैंक यू सर। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर पावर हमने एवरेज क्यों लिया है, मतलब नॉर्मल पावर का देंगे ना, ऑन एन एवरेज पावर सेम ही रहेगी ना, बटेगी। ऑन एन एवरेज देखोगे एक पूरे टाइम ड्यूरेशन पे तो सेम ही पावर होनी चाहिए ना दोनों के मिला के। ओके सर। हाँ भाई, अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या बेस्ट तरीका है निकालने का AR और AT? ऐड कर दो। पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? AR AR कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? जब तू इन दोनों को ऐड करेगा तो AT कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस V1 बाई V2 विच इज, अरे सही लग रहा है? तो यहाँ से आपके पास AT का फॉर्मूला आ गया फाइनली। AT आ गया 2V1 अपॉन V1 प्लस V2, सॉरी 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। इस फॉर्मूले की मदद से आप ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर मैं इस AT की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? AI का वैल्यू करके देख लीजिएगा, वैल्यू ये आ जाएगी V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 टाइम्स AI। इससे मुझे AR मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर बोलो बेटे। इसमें V2 और V1 क्या है वेलोसिटीज है बेटा, और AI? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। अच्छा ओके सर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। फर्स्ट स्लाइड में डाउट है हाँ पूछो, क्या डाउट है? सर। सब फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में हाँ लो। सर आपने y0 माइनस इज इक्वल टू y प्लस y लिखा है सर, वो मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे ऐड किया, मतलब वो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे हो रहा है? बेटा डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे थोड़ी, किसी भी एक टाइम पर जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का रिजल्टेंट ही होगा ना। सर आप रिपीट कर सकते हैं? बेटा ये वाला जो पार्टिकल है इस पर कितनी वेव्स एक्ट कर रही होंगी? 2। एक इंसिडेंट वेव जो इधर से आ रही है, हाँ एक रिफ्लेक्टेड वेव जो इधर से जा रही है। सर, पर दोनों एक साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए? अरे क्यों, दोनों एक ही जीरो माइनस का पार्टिकल है ना बेटा, मतलब T माइनस डेल्टा टी और T प्लस डेल्टा टी की बात हो रही है ना। ओके हाँ हाँ समझा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, नोट करो इतना जल्दी से।
So next slide, please. ये हो गया। 2 Sir, मिनट 1 second. सर नहीं हुआ। यस सर। सर आप वो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग वाला पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा जो जीरो से जस्ट पहले वाला पार्टिकल है और जीरो से जस्ट बाद वाला पार्टिकल के उनका डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम होगा कि नहीं, खुद से सोचो। हाँ सर। तो वही तो लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू। सर वो जो हम लोग ने रिफ्लेक्टेड रे को भी सेम वेलोसिटी दी है, वो आइडियल केस की वजह से दी है ना? बेटा वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? टेंशन और म्यू पे ही तो डिपेंड करती है। हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पेज। सर पहले हम लोग ने क्या किया, जैसे मतलब एनर्जी कंजर्वेशन बोला, उसको क्या बोले? हाँ एनर्जी कंजर्व किया बेटा और कंटिन्यूटी का पॉइंट लगा लिया, जीरो के आसपास वाले दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट लिख के बराबर कर दिया। सर और क्या? तो उसको पहले वाले जो चीज को हमने मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला जो कंक्लूजन निकाला, उसका हेडिंग क्या देंगे? कुछ नहीं लिखो, ऐसे ही लिखो, बस इक्वेशन बनाई तुमने, हेडिंग कुछ मत लिखो। आंसर 1 मिनट। सर 2 सर आपने टेंशन कैसे लाया? बेटा म्यू कैसे लिख सकते हैं, वी रूट टी बाई म्यू होता है ना। हाँ हाँ। डन सर।
Yes, sir, done. दो मिनट प्रीवियस स्लाइड पर सर पिछले वाले स्लाइड पे 2 मिनट जा- हाँ सर यस हो गया सर। डन। सर आपने सर आपने ये AR वाला क्या किया, आपने 80 को AI प्लस AR लिख दिया। हाँ बेटा कॉमन सेंस लगाओ, जब 80 निकाल लिया तो AR निकाल, किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे वैल्यू तो AR आ जाएगा ना। हाँ तो डाल देना, ये निकल आएगा वैल्यू जो मैंने लिखी है। हाँ भाई 80 और AR आ गया। हाँ चलो चलो देखो अब इधर, इस पे क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जाएगा ध्यान सुनना। जैसे मान लो पहली प्रॉब्लम देखो, मान लो तुमसे कहा गया कि ये एक रस्सी है, इसका म्यू है म्यू, ये एक दूसरी रस्सी है, इसका म्यू है 9 म्यू। यहां से एक इंसिडेंट वेव पल्स मैंने डाल दिया है और इंसिडेंट वेव पल्स मुझे दे रखा है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या बोल सकता हूं मैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है कि एक तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगी और एक ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली रस्सी पर वेव की वेलोसिटी क्या होगी v1, तो आप बोलेंगे कि सर जो v1 होगी दैट विल बी अंडर रूट टी बाई म्यू। बोलो हाँ या ना। तो और जो यहां पर वेलोसिटी होगी इस वाली रस्सी पर v2, वो होगी अंडर रूट ऑफ टी बाई 9 म्यू। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि ये हो जाएगी v1 बाई, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं कि AR कितना आ रहा है, तो AR निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 टाइम्स ऑफ AI। तो v2 हो गया v1 बाई 3 माइनस v1 अपॉन v1 बाई 3 प्लस v1 टाइम्स A, क्योंकि इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमको A दे रखा है। ये आ जाएगा माइनस का 2v1 बाई 3 अपॉन का 4v1 बाई 3 इंटू ए। इससे अगर आप काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि आपका AR आएगा माइनस का a/2। बोलिए बात समझ में आती है। रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर इंसिडेंट वेव ऐसे ऊपर की तरफ से आई है तो रिफ्लेक्टेड वेव नीचे की तरफ से जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव कुछ इस तरीके से जाएगी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसमें पाई का फेस चेंज आ जाएगा। कितने का फेस चेंज आ जाएगा? पाई का। इसको आपको मैं कहिए तो प्रूव करके दिखा सकता हूं। ध्यान से देखिए,
कैसे इस बात को मैं प्रूव करूंगा? देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होगी क्या, तो रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन होगी वो ए आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स ही होनी चाहिए। बोलो यस और नो। ए आर की जगह मैंने क्या निकाला? ए आर की जगह मैंने निकाला -a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। और क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको मैं a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई ऐसे लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है ना माइनस साइन के साथ। बोलो हाँ कि ना? तो ये पाई का एडेड फेज चेंज आ गया कि नहीं आ गया? बोलो पक्की बात? फेज चेंज हो जाएगा पाई का। कौन सी वेव में फेज चेंज हुआ है? रिफ्लेक्टेड वेव में। किसमें हुआ है? रिफ्लेक्टेड वेव में। अब जरा ट्रांसमिटेड की बात करो भैया, तो एटी निकालते हैं। अभी देखो, देखते जाना एक एक चीज ध्यान से। अगर मैं एटी निकालूं तो एटी होता है 2v2 अपॉन v2 प्लस v1 टाइम, यानी कि 2 इंटू v1/3 बोलो समझ में आ रही बात? इंटू ए, तो 2v1/3 अपॉन 4v1/3, ये a/2 आया। बोलो हाँ या ना? प्लस साइन के साथ आया है। प्लस का मतलब इसमें कोई फेज चेंज नहीं है। तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? y ट्रांसमिटेड वुड बी 4 नहीं a/2 ही आया ना, सॉरी, a/2 साइन ऑफ टी माइनस के एक्स या के प्राइम एक्स। अब जरा थोड़ा सा के प्राइम भी निकालना समझते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, हमने किसी जमाने में ऐसा आपको पढ़ाया था आपके क्लासरूम में कि जो के होता है वो ओमेगा बाई वी होता है, याद है आपको? के होता है वो क्या होता है? तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो तुम के लिख रहे हो, यहाँ पर जो तुम के लिख रहे हो, क्या वो ओमेगा बाई v1 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जो तेरा के होगा के प्राइम, वो होगा ओमेगा बाई v1/3। बोलो एग्रीड और नॉट? और ओमेगा मैंने दोनों जगह सेम इसलिए लिया है क्योंकि मीडियम चेंज से फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क क्या तुमको दिख रहा है कि ये जो के प्राइम है ये 3 के आ जाएगा? अरे दिखा? यस सर। तो बस यहाँ पर के प्राइम की जगह आप 3 के डाल देंगे, तो ये a/2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 3kx। ये आ गई ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। क्या इसमें कोई फेज चेंज आया है? नहीं सर। किसमें आया है फेज चेंज? रिफ्लेक्टेड वेव। नोट करिए इतना जल्दी से। सर बोलो बेटा। ट्रांसमिटेड वेव में फेज चेंज होने की कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है क्या?
नहीं बेटा, कभी भी नहीं होगा फेज चेंज, अभी आगे दिखाएंगे आपको। Okay, thank you. हो गया इतना? So, एक मिनट. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you explain how you हाँ बेटा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हैं? के प्राइम कैसे निकाला? बेटा के क्या होता है? ओमेगा बाई वी होता है ना। तो पहले मीडियम में अगर ओमेगा बाई V1 आपका के है, तो दूसरे मीडियम का जो के होगा वो ओमेगा बाई V1/3 होगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी V1/3 है। तो 3 टाइम्स के आ जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मान लो ऐसा है कि ये वाली रस्सी भारी है, ये 4 म्यू है और ये म्यू है, और इससे मैंने इंसिडेंट वेव पल्स भेज दिया है। इंसिडेंट वेव पल्स भेज दिया है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर से मुझे इक्वेशन निकालनी है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की। तो सबसे पहले वेलोसिटीज की बात कर ली जाए। अगर यहां पर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं v1 विच इज √t/4 म्यू कॉस, तो यहां पर जो मेरी पास वेलोसिटी होगी वो √t/μ होगी, और आपको समझ में आना चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगी। समझ आई बात? यस सर। तो अगर आप AR निकालने जाओगे बेटा, इफ यू विल कैलकुलेट AR, क्या फॉर्मूला होता है? V2 माइनस V1। तो V2 हो गया 2v1 माइनस V1 अपॉन 2v1 प्लस V1 इंटू A। दिस विल कम आउट टू बी A/3। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. डेंसर मीडियम बाद में आता है तो उल्टा रिफ्लेक्ट होता है, पर बोलो इतनी बात समझ में आता है? ठीक है। इसका मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? A/3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह प्लस हो जाएगा, यानी कि इस बार कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा। पक्की बात? Yes, sir. नो फेज चेंज। एनी प्रॉब्लम? No, sir. बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं AT कितना होगा, तो AT होता है 2v2। v2 की जगह आप लिख देंगे 2v1 अपॉन v1 प्लस v2 दैट इज 2v1 प्लस v1 इंटू A। ये कितना आ जाएगा बेटा? 4/3। बात समझ में आती है? Yes, sir. तो दैट मीन्स ट्रांसमिटेड वेव की जो इक्वेशन आएगी मेरे पास, ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी yt इज इक्वल टू
4a/3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के प्राइम निकालना पड़ेगा। तो के प्राइम निकालने का मैंने फंडा आपको बताया था, है वो है ω/v1। बोलो पक्की बात? यस सर। यहाँ पर जो मेरा के होगा के प्राइम वो होगा ω/2v1, यानी कि कितना हो गया जल्दी बोलो? k/2। तो यहाँ पर आप k/2 लिख देंगे। ये हो गई ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। बोलिए बात समझ में आती है? आप थोड़ा सा आपको एक चीज याद दिलाते हैं, शायद आपको इससे चीजें समझ में आए। रे ऑप्टिक्स पढ़ी है ना आपने ऑलरेडी? आपने रे ऑप्टिक्स में ये चीज पढ़ा हुआ है कि जिस मीडियम में लाइट स्पीड ज्यादा होती है उसको रेयरर बोलते हैं, जिसमें कम होती है उसको डेंसर बोलते हैं। याद है? यस सर। अगर आप पहले वाले एग्जांपल को देखिए, V1 ज्यादा था कि V2 ज्यादा था? V1 ज्यादा था। तो अगर V1 ज्यादा था इसका मतलब ये कैसा मीडियम था? रेयर। कैसा मीडियम था? और ये कैसा था? तो अब हम इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे कि जब भी वेव रेयरर से डेंसर में जा रही होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज आ जाता है। बात समझ में आती है? यस सर। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो इसमें जो स्पीड है वो इसमें कम है उसमें ज्यादा है, यानी कि ये कैसा है? डेंसर है। और ये कैसा है? तो जब भी वेव रेयरर से डेंसर की जगह डेंसर से रेयरर जाएगी तो कोई भी फेज चेंज रिफ्लेक्टेड पल्स में नहीं आता है। बात समझ में आती है? यस सर। और अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो ट्रांसमिटेड पल्स में किसी भी सूरत हाल में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कभी भी कोई फेज चेंज नहीं आता है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Sir, could you repeat the last point? बेटा ट्रांसमिटेड में कोई फेज चेंज नहीं। नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इफ वेव गोइंग फ्रॉम, क्या लिखूं जल्दी बताओ? इफ वेव गोइंग फ्रॉम Rarer to denser, then phase और मैंने change. ऐसे लिखा है R to D, ताकि आप पढ़ते टाइम आपको याद रहे कि रेयरर से किस पे जा रहा है? फेज चेंज होता है किसमें होता है? एरर से डेंसर में। रिफ्लेक्टेड पल्स में होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर। अगर वेव जा रही है डेंसर से रेयरर, कहाँ जा रही है? तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि कोई फेज चेंज नहीं होता है किसमें? कोई फेज चेंज किसमें नहीं होता है? ट्रांसमिटेड पल्स में कोई फेज चेंज नहीं होता है। उसका फेज और इंसिडेंट वेव का फेज हमेशा सेम रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये एग्जांपल नोट करिए एंड देन नोट डाउन दीस 3 पॉइंट्स ध्यान से, जल्दी फटाफट। बात नहीं करो। नहीं।
सर नहीं हुआ सर पहले। एक सेकंड प्रीवियस यस सर। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। हाँ सर हो गया। सर आप 1 मिनट के लिए वो पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? थैंक यू। हो गया उसमें। सर जो रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर में एम्पलीट्यूड का चेंज आ रहा है, मतलब एक में बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है, उसको जनरलाइज कर सकते हैं? कर सकते हो, बट ऐसे इतना जनरलाइज भी मत करो कि भूल ही जाओ बेटा किसको कैसे जनरलाइज किया था। हाँ ठीक है। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलो हो गया इतना। हाँ सर। चलो अब देखो आगे। रिफ्लेक्शन of a wave from fixed end, यानी कि बेसिकली अब आपने क्या किया है कि रस्सी के एक एंड को फिक्स कर दिया है और आप रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए कि इस तरीके की एक पल्स है, जो ऐसे करके जा रही है। दिस इज योर इंसिडेंट पल्स, और ये बेटा आपकी एक फिक्स्ड वॉल मान सकते हो तुम, फिक्स्ड दीवार मान सकते हो, जहां पर तुमने बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है इसको हिंज कर दिया ले जाके, यानी कि यहां पर बांध दिया है। और इसके आगे कोई मीडियम नहीं है जिसमें ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि यहाँ ट्रांसमिशन की बात ही नहीं होगी। दैट मीन्स जितनी भी एनर्जी ऐसे करके जाएगी वो सारी की सारी टकरा के वापस आएगी। बोलो बात समझ में आती? यस सर। यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? इंसिडेंट रे का इंसिडेंट का हो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखेगी, वो देखो क्या है। अगर मैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखूं a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और कोशिश करूं रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में समझने की, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बात बताइए, यहां तो जो आपकी वेव की वेलोसिटी है वो v1 है इस रस्सी पर, लेकिन आगे अब कोई ऐसी दूसरी रस्सी तो है नहीं, लेकिन ये जो जहां मैंने फिक्स किया है
जहां मैंने फिक्स किया है इसका जो मास है वो रस्सी के मुकाबले तो बहुत ज्यादा माना जा सकता है कि नहीं? यानी कि मैं ये सब बोल सकता हूं कि मेरा जो μ2 है वो कहां टेंड कर गया है बेटा? तो अगर μ2 इंफिनिटी टेंड कर गया है तो v2 कितना टेंड कर गया होगा? 0। दैट मीन्स मेरा जो AR आएगा वो रहता है v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू a। इसमें से ये v2 और ये v2 जीरो हो गए। तो अगर आपको दिख रहा हो तो AR माइनस से आ रहा है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड तो एक ही बराबर है, पर एक माइनस साइन दहेज में क्या बता रहा है भैया? फेज चेंज। पाई का क्या हो गया है बेटा? चेंज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इंसिडेंट वेव पल्स ऐसे आएगी तो जब इसको टकरा के वापस जाना होगा तो ऐसे जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? एम्पलीट्यूड इसका यही रहेगा, पर पाई का क्या आ जाएगा बेटा? नोट करो, याद रखना जब भी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है, whenever there is a reflection from a fixed wall or a fixed end, there is a phase change of pi. क्या कह रहा है छोटू लाल? हाँ, प्लस के एक्स तो आएगा ही, मतलब रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम बताओ? देखो पहला काम तो हम माइनस का प्लस कर देंगे और दहेज में क्या जोड़ देंगे? पाई और जोड़ देंगे। हो गया? तो रिफ्लेक्टेड वेव का स्पीड 0 लेंगे या v1? v1 लेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव तो इसी रस्सी पे चल रही है ना। ओके सर। डन। यस सर। 1 minute sir. ओके Done, sir. ओके देखिए इधर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम, मतलब ये वाला जो पॉइंट जिसे अभी तक आपने फिक्स कर रखा था, इसको जिसको आपने फिक्स कर दिया था, ये मूव करने के लिए फ्री नहीं था। अब मैं इसको फ्री करने जा रहा हूं। फ्री करने का मतलब ये ऊपर नीचे क्या कर सकता है? अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे करेंगे, तो पहले तो समझो इसको करेंगे कैसे। ऐसा मान लो मैंने एक रस्सी ली, रस्सी में ऐसे करके एक वेव पल्स जनरेट कर दिया और ये वेव पल्स, इंसिडेंट वेव पल्स ऐसे आ रहा है। एंड इमेजिन करिए कि रस्सी के इस एंड को मैंने उठाकर एक मासलेस रिंग से कनेक्ट किया और ये मासलेस रिंग के बीच में ऐसे करके एक रॉड फंसा दी और ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा कि ये जो रिंग है, दिस इज फ्री टू स्लाइड ऑन दिस रॉड वर्टिकली। यस Yes. और अगर ये रिंग ऐसे करके इस पे स्लाइड कर सकती है तो रस्सी का ये वाला एंड भी इस पे स्लाइड कर सकता है। बात समझ में आती? Yes, sir. अब इस केस में क्या होगा, जब फ्री एंड से, यानी कि ये जब इंसिडेंट वेव पल्स जो कि मेरी लेटस से है a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब ये यहां से टकरा के लौट के आएगी तो क्या होगा? आगे कोई और मीडियम है क्या? आगे कोई और मीडियम तो है नहीं। तो एक बार बताओ, क्या मैं इस केस में बेटा ऐसा बोल सकता हूँ कि म्यू2 इस बार 0 चला गया है? मासलेस रिंग है ना? यस यस सर। तो V2 कितना जाएगा? V2 कितना जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर आप AR निकालेंगे तो AR आएगा V2 माइनस V1, यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 टाइम्स A। कोई दिक्कत? यही आएगा बस। क्या ये A के ही बराबर हो जाएगा? सर V2 वापस निकालेंगे। क्योंकि बेटा V2 इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में से कुछ घटाओ या इन्फिनिटी में से कुछ जोड़ो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप कट कर सकते हो, A के ही बराबर आ जाएगा AR। कोई दिक्कत वाली बात? इसका मतलब क्या कोई फेज चेंज आया है? कोई भी फेज चेंज नहीं आया। यानी कि जब भी फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी फेज चेंज नहीं आती है। बोली बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। अब एक चीज सुनिए बहुत ध्यान से, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है। बताइए रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख दें, साइन बस माइनस का हम लोग क्या कर देंगे बेटा? प्लस। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा और इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर जब मैंने मान लो अपनी इंसिडेंट वेव पल्स ऐसे करके भेजी है और ये मेरी मासलेस रिंग है जो कि इस रॉड पे ऐसे करके टंगी हुई थी, इसका एम्पलीट्यूड कितना माना था मैंने? बोलो। ए। तो देखो हो क्या रहा होगा, जब ये वेव पल्स ऐसे चलेगी तो ये एनर्जी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, फिर ये एनर्जी इस रिंग के पास आएगी कि नहीं आएगी? उस एनर्जी को लेके रिंग किधर चला जाएगा? ऊपर। और जब एनर्जी रिंग लेके ऊपर जाएगा और जब रिंग लौट के वापस नीचे आएगा तभी तो वो एनर्जी को वापस उधर बढ़ाएगा, तब उधर रिफ्लेक्टेड वेव क्रिएट होगी। समझ आ रही है बात? लेकिन इंपॉर्टेंट और बड़ा रिजल्ट ये है कि अगर वेव का एम्पलीट्यूड A होता है और ये एनर्जी जब यहां तक आती है और फाइनली किसको ऊपर लेके जाती है? रिंग को। तो जब रिंग को लेके जा रही होगी तो फाइनल फिगर कुछ ऐसी दिख रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। ये रिंग किधर टंग गई होगी? जाके ऊपर चली गई होगी। यस यस सर। must remember that if the incident wave's amplitude is A, this ring will go up to twice of it. कितना ऊपर जाएगी ये रिंग? डबल जाएगी। इसको आपको याद रखना है। बोली बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। इसको समझने के लिए आप प्रूफ नहीं है। बिल्कुल है बेटा, ऐसे थोड़ी था। ध्यान से सुनो तो सही, तभी तो समझाएंगे तुम। देखो ध्यान समझना, दो तरीके से समझ सकते हो और दोनों तरीके से कुल मिला के बात एक ही हो रही है। जैसे अभी मैंने जब डेरिवेशन कराया था रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का, तो तुम बताओ बेसिकली ये जो रिंग से जुड़ा हुआ वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, अगर मैं रिंग पर ही या यहीं पर ही x इक्वल टू 0 मान लूं तो ये मेरा भाई 0 माइनस वाला पार्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। इसके डिस्प्लेसमेंट को कौन कौन गवर्न कर रहा है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा बताओ, इंसिडेंट वेव इसे कितना ऊपर लेके जाना चाहती है? ए ऊपर लेके जाना चाहती है। और रिफ्लेक्टेड वेव भी कितना ऊपर लेके जाना चाहती है? क्योंकि कोई फेस चेंज तो है नहीं, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी ए ही ऊपर लेके जाना चाहती है कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक वो ए ले जा रही है वो भी ए ले जा रही है तो ये टोटल कितना ऊपर जाएगा? 2a। बोलो बात समझ में आती है? आप समझिए इस बात को। क्या इस लॉजिक से अब आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर फिक्स्ड एंड वाले केस में ये वाला पार्टिकल फिक्स एक्चुअली कैसे रहता होगा? इंसिडेंट वेव इसे ए ऊपर ले जाना चाहती है और रिफ्लेक्टेड वेव इसे तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? क्या ये बात समझ में आती है? इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है। एक बात बताओ, क्या उधर की तरफ कोई रस्सी है? लेकिन अब तू इमेजिन कर ले कि अगर उधर की तरफ भी एक रस्सी होती, जस्ट इमेजिन कि उधर की तरफ भी एक रस्सी होती, तो उधर की तरफ जो रस्सी होती, कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग ये बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये रिंग यहाँ हो और उधर वाली रस्सी ऐसे हो। क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं सर। कंटिन्यूटी ये बोलती है कि अगर ये रिंग ऊपर गई है और उधर रस्सी होती तो उधर वाली रस्सी भी ऐसी करके कुछ शेप बना रही होती। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ सर। तो अब मैं ये निकाल लेता हूं कि इधर वाली रस्सी कितना ऊपर जाती, मतलब अगर इधर की तरफ रस्सी होती तो वो कितना एम्पलीट्यूड ऊपर जाती। जितना एम्पलीट्यूड इधर वाली रस्सी का पार्टिकल, मतलब ये 0 प्लस वाला ऊपर जाता, उतना ये 0 माइनस वाला ऊपर जाता कि नहीं जाता? 0 प्लस का सोच के बताइए, 0 प्लस का एम्पलीट्यूड कौन गवर्न करेगा? अरे 0 प्लस का एम्पलीट्यूड कौन गवर्न करेगा? ट्रांसमिटेड वेव। 80 क्या होता है? 80 ध्यान से देखना इधर, 2v2 अपॉन v2 नीचे से कॉमन 1 प्लस V1 by v2 इंटू है। बोलो मानते हो कि नहीं? मैंने पहले ही बोला है v2 क्या टेंड कर रहा है? तो अगर v2 इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो यहाँ पर ये वाला v2 और ये v2 कट गया और ये v1 वाली v2 की टर्म क्या टेंड कर गई? 0। ध्यान से देखो 80 कितना आया? यानी कि इधर वाले पार्टिकल का क्या एम्पलीट्यूड होता? अगर होती उधर रस्सी तो क्या एम्पलीट्यूड होता? और कंटिन्यूटी ये कहती है जो 0 प्लस वाले का होगा वही 0 माइनस वाले का भी होगा। बात समझ में आती है कि नहीं? तो ये 2a तक ऊपर जाएगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। एक पेज पीछे जाइए ना प्लीज। क्या? एक स्लाइड लास्ट स्लाइड नोट करना। लास्ट स्लाइड दिखाऊं? यस सर। हाँ सर बोलो। सर अगर आगे भी रस्सी होती तो फिर न्यू2 0 थोड़ी होता। हाँ नहीं होता। तो फिर हम v2 को इन्फिनिटी कैसे ले रहे हैं? अरे हमने मान लिया ना कि उधर एक ऐसी रस्सी है जो मासलेस है ऑलमोस्ट। ओके मान सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो बस वही काम किया बेटा। सर इधर v2 इंफिनिटी को टेंड करना है ना? हाँ तो बेटा इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है ना। हाँ तो सर फिर हम लोग कैंसिल कैसे कर सकते हैं? अरे यार कैलकुलस में करते थे। लिमिट तो डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है बेटा? सर मैं बोल रहा हूँ कि वो इंफिनिटी का लिमिट होगा। बेटा पहले तो एक चीज समझो कि v2 इंफिनिटी बोल, इंफिनिटी का मतलब क्या? इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। समझ आई बात? हाँ समझा। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। सर हाँ बच्चे बोल। आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ बेटा डोंट वरी। अभी दिख रहा है? हाँ देखो फटाफट। सर अगर रिंग को मास दे दिया तो क्या होगा? क्या बेटा? रिंग को सर मास दे दिया सर तो 2a का बदल जाएगा ना? हाँ बेटा तब 2a नहीं आएगा। थोड़ा कम आएगा उससे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा कॉमन सेंस समझो ना यार। यहाँ से जो भी एनर्जी आ रही है अभी तो सारी की सारी रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में ही बढ़ जा रही है इलास्टिक में। बोलो। हाँ सर। तब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी रिंग की अगर आप इसका m कंसीडर कर लेंगे तो। सर और आपने जो ए रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन दिया उसमें भी दिख जाता है कि वो थोड़ा ए से कम आ जाएगा बस। ठीक है। और फिर वो दोनों 2a से कम है। सर लास्ट
तीसरे लेक्चर तक आते आते तुम लोग की बैटरी एकदम डाउन हो जाती है। नहीं सर। ऐसा क्या पढ़ लेते हो भैया मैथ और केमिस्ट्री में? सर नहीं होती है डाउन, पहले 2 लेक्चर में ज्यादा डाउन होती है, इधर का बेटर हो जाती है। सर ऑनलाइन एक रीजन है। हाँ सर, ऑनलाइन एक रीजन है। सर आधे अब नहीं होता होते हैं। 6 घंटे के लैपटॉप के सामने। सर आप ऑफलाइन में पढ़ाओ, देखो हम मतलब कितना ध्यान देंगे। सर दिल्ली से आ पाएंगे? ऑफलाइन से पढ़ाने के लिए बेटा मुझे दिल्ली से फ्लाइट लेके आना पड़ेगा। अरे सर चलेगा, पेस कितना कमाता है, आपको स्पॉन्सर करेगा ट्रिप। अच्छा सर ये स्लाइड हो गया। ठीक है फिर तो एक काम करो तुम बढ़िया सी फ्लाइट टिकट भेजो मुझे, फिर आता हूँ मैं, ठीक है ना? सर मैंने मेरी फीस भर दी ना पेस में, अब उनसे मांग लो। सही है। अरे लिख लिया तुमने इतना यार? दिल्ली में एचओडी हो फिजिक्स यस में? हाँ बेटा यस। तो फिर सर आपको स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही हमको स्पॉन्सर करोगे। अच्छा मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर दूं? हम आते सर दिल्ली पढ़ने। हाँ आ जाते हैं सर। हाँ सर चलेगा। हाँ तुम लोग आ जाओ दिल्ली आ जाओ। यहाँ देखो एसी वेसी बिल्कुल बढ़िया चलता है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। अरे सर एसी का बात नहीं, आप फ्लाइट टिकट का भेजो उसका लिए वो बताओ। अच्छा फ्लाइट टिकट मैं भेजूं तुम्हें? सर 250 लोग हैं, आपको भारी ना पड़ जाए सिर्फ। अच्छा तो बेटा अगर मुझे फ्लाइट टिकट ही भेजनी होगी तो मैं तुम 250 को क्यों भेजूंगा? मैं खुद ही नहीं आ जाऊंगा एक फ्लाइट टिकट से। सर वही ना सर। आधे मुंबई में, आधे पुणे में, आधे अलग अलग ब्रांच में। दिल्ली में तो अच्छा सब हाँ ये एक जगह पे आ जाएंगे ना। बॉम्बे पुणे, तो मुझे पूरा इंडिया टूर करते हुए निकलना पड़ेगा है? सर बोथ वेज विन विन ही है। क्या? सर बोथ वेज विन विन ही है, आप चूज कर लो। अच्छा मैं चूज कर लूं? मैंने ये चूज किया है कि मैं यहाँ दिल्ली के डिजिटल स्टूडियो से पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ाना सर बोर्ड ने तो आप भेज दो फिर हम आ जाते हैं। सर ये सबसे अच्छा आप मुंबई। ठीक है चलो आगे बढ़े। यस सर। कुछ पूछना है? पूछो। चलो हो गया। नहीं सर बाकी अरे यार लिखो। देखो बेटा अब तक आपने जितना भी वेव पढ़ा है उसको हम बोलते थे ट्रैवलिंग वेव। अब हम एक नए टाइप की वेव पढ़ने जा रहे हैं, नए टाइप की वेव जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे फिर। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, और ये वेव ट्रैवलिंग वेव से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होती है। कैसी होती है? एंटायरली, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होगी? तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। फिर हम धीरे धीरे करके धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे और इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो जो बता रहे हैं पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास जैसे मान लो एक रस्सी है, इस रस्सी पे दो वेव हो। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने जो इंटरफेरेंस आपको पढ़ाया था, अभी तक हमने जो इंटरफेरेंस स्टडी किया था उसमें दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही थी। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. Both the waves are going in the Same direction. Now you imagine that I have a string and इस पे एक वेव पल्स है जो इधर से आ रही है और एक वेव पल्स है लेट अस से जो इधर से आ रही है। सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। क्या क्या होना चाहिए ध्यान से सुनिएगा। दो ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए, दो ट्रैवलिंग वेव्स होनी चाहिए जिनका पहली बात तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ इनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तीसरी चीज इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और चौथी चीज इनके बीच का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है जो सोर्स क्रिएट करता है
इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए जनरल। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो जब बेटा ये दोनों ट्रैवलिंग वेव इंटरफेरेंस करेंगी उससे जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? स्टैंडिंग अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब दो ट्रैवलिंग वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, सेम फ्रीक्वेंसी की, कोहेरेंट वेव्स की बात करी थी हमने, जब दो ट्रैवलिंग वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही थी और उनका इंटरफेरेंस कराया था तो उनके रिजल्ट से एक नई ट्रैवलिंग वेव बन गई थी। यस Yes, sir. लेकिन अगर वही दोनों ट्रैवलिंग वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएं, सेम एम्पलीट्यूड से, सेम फ्रीक्वेंसी से और विदाउट एनी फेज डिफरेंस इनिशियली, तब उन दोनों ट्रैवलिंग वेव को मिला के आपको ट्रैवलिंग वेव नहीं मिलती, एक नए टाइप की वेव मिलती है जिसको हम नाम देने जा रहे हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। बोलिए बात समझ में आती है? इसका मतलब अगर इसमें से ये जो पहली वाली वेव है इसकी इक्वेशन में लिखूं y1 विच इज a sin ओमेगा t माइनस kx, तो इसके तो खाली साथ प्लस होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इसके साथ स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए ये जो दूसरी वेव है इसकी जो इक्वेशन होनी चाहिए दैट शुड बी, एम्पलीट्यूड सेम रखना है तो a का a कर देंगे, ओमेगा सेम रखना है तो ओमेगा का ओमेगा रखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए माइनस का क्या कर देंगे? प्लस kx। और आप देख पा रहे हो कि इनके बीच में इनिशियली कोई फेज डिफरेंस भी नहीं है, यानी कि ये दोनों वेव्स, ये वाली y1 और y2, अगर ये दोनों ट्रैवलिंग वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी, क्या करेंगी बेटा? अगर ये आपस में इंटरफेरेंस, तो इनके इंटरफेरेंस से क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव बनेगी। इनके इंटरफेरेंस से ट्रैवलिंग वेव नहीं बनेगी। क्या ये बात समझ में आ पाई? आपने जो डायरेक्शन सेम रहेगा तो फिर क्या होगा? तो मतलब बेटा ट्रैवलिंग वेव ही बनेगी। मैंने क्या बताया? ये मस्ट कंडीशंस हैं जो लिखी हुई हैं, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। बात खत्म हो गई। समझ आई बात? ट्रैवलिंग वेव बनेगा ना? तो ट्रैवलिंग बनेगा भाई। दो को मिला के एक नया वेव तो बनता ही है ना यार, है कि ना? हाँ सर, हाँ। उसे हम ट्रैवलिंग तो बोलते ही आए हैं। वो ट्रैवलिंग वेव स्टैंडिंग वेव की फॉर्म तब ले लेगी जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? यस सर, हाँ सर। नोट करो फटाफट। सर आपने ये जो दोनों डायग्राम वेव बना, कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को? बेटा वो फिगर के हिसाब से मत जाओ बेटा, फिगर सिर्फ ये दिखाने के लिए बताया है कि उधर से वेव्स आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट सर भी करेंगे। आपने जो डायग्राम बनाया उसमें दोनों का फेज डिफरेंस है ना? हाँ बेटा वो फिगर से मत जाओ, सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया है कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। सर अगर एक्चुअली स्टैंडिंग वेव्स होगी तो सब डबल डबल नहीं हो जाएगा ना? डबल डबल हो जाएगा ना मतलब? हाँ वो एक ही जैसा दिखेगा। हाँ वो है। So we can call this as two equations now over here. Yeah, these are the two equations of the two waves. सर दोनों का के सेम रहना कंपलसरी है? हाँ बेटा एक बात बताओ, सोच के बताओ, अगर एक ही रस्सी पे आ रही हैं तो वेलोसिटी सेम है? वही सर, मतलब हमने अगर दो अलग रस्सी लिए तो? क्या कह रहे हो? मतलब सर सिर्फ वेलोसिटी उनका बदला, रस्सी बदल कर, हाँ नहीं तभी तो स्टैंडिंग। नहीं बनेगा, के सेम रहना। अगर वेलोसिटी बदल दिया तो सेम नहीं रहेगा ना?
हो गया इतना? यस सर। हाँ सर। पक्की बात है? यस सर। तो इसका मतलब देखो इधर, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि y बराबर, जो y1 मैंने लिया है दैट इज a साइन ओमेगा t माइनस kx, y2 कितना लिया है बेटा मैंने? ओमेगा टी प्लस kx ओमेगा t प्लस kx। प्लस kx। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। तो बेटा जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो रिजल्टेंट y होगा दैट विल बी y1 प्लस y2। यस सर। यस। अगर मैं y1 प्लस y2 करूं तो क्या मिलेगा? लेट अस सी। a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस a साइन ओमेगा t प्लस kx। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो इस पूरे को अगर मैं c बोल दूं और इस पूरे को अगर मैं d बोल दूं तो इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा। साइन सी प्लस डी बाई 2 बाई अगर आप देखोगे तो a कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन, ध्यान सुना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो kx कटेगा, ओमेगा टी जुड़ के 2 ओमेगा टी होगा और 2 ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा ओमेगा टी। समझ आई बात? यस। जब मैं cos की बात करूंगा तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रहेगा 2kx डिवाइडेड बाई 2 व्हिच इज cos kx ओनली। बोलो बात समझ में आती है? यानी कि आपके पास जो y आया वो आया ये 2a cos kx into sin ओमेगा टी। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पक्की बात है? यस। अब इसको देखिए और देख के बताइए, ये जो दोनों आपने y1 और y2 लिए थे, इन दोनों को मिला के ये माल मसाला आया है कि नहीं? टेल मी, क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव है? नहीं सर। ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव में हमने पढ़ा था कि ट्रैवलिंग वेव पहचानने की सिंपल सी कंडीशन होती है कि ट्रैवलिंग वेव इज अ फंक्शन ऑफ t प्लस माइनस x अपॉन v। याद आ रहा है? यस सर। उस टाइप का तो एक कहीं से भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। इसका मतलब ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं दो वेव मिलाता हूं तो एक नई वेव बनती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यानी कि ये वेव तो है लेकिन ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो इसी नई वेव को हमने जो नाम दिया है इसी को हमने बोल दिया इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्या नाम दे दिया बेटा इसको मैंने? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई? सर स्टैंडिंग वेव दिखता कैसे, मतलब ऐसे दिखने में क्या अलग दिखता है? बेटा जब अभी तो शुरू किया है ना, जब दिखाएंगे बना के तो अपने आप खुद से समझ में आएगा क्या अलग दिख रहा। सर आप हाँ बोलो बोलो। स्लाइड अभी ठीक है? मैं बंदेरी से पढ़ा दिल्ली से। क्या बेटा? मैं बंदेरी से पढ़ा रहा दिल्ली से। मैं दिल्ली से। क्या किधर थे लेक्चर में? क्या हो गया? अरे किधर था अभी लेक्चर में? इतना हमने बात किया, अभी तो इतनी देर से बात हो रही थी कि सर दिल्ली से फ्लाइट टिकट भेज रहे थे बच्चे मुझे। और इतने दिन से जो सर लेक्चर है तो उसका क्या? सर साइड हो ना थोड़ा। साइड हो जाओ बेटा, मैं मुझे हटा दोगे तुम? लो सर आप जब भी स्टैंडिंग वेव का स्पेलिंग लिखते हो तो आप हमेशा एस और टी दोनों कैपिटल क्यों लिखते? ऐसी बेटा मेरा मन ऐसा, मतलब इसमें बुरा मान जाओगे कि तुम? नहीं सर, पहले भी वही लिखा, पहले मुझे लगा ऐसे ही हो गया पर अब बार बार वैसे ही लिख रहे। ऐसी बेटा, ऐसी मेरा मन, मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई भैया? यस सर हो गया कॉपी करके। दिल्ली पेस में पोर्शन किधर तक हुआ पूरा? क्या बेटा? क्या कह रहे हो? और दिल्ली पेस में पोर्शन किधर तक हुआ? दिल्ली पेस में कौन सा पोर्शन?
वही पीसीएम तीनों जेई का बेटा सिलेबस। मुझे का कैसे पता होगा? मैं फिजिक्स पढ़ा, मुझे तो फिजिक्स का पता होगा। फिजिक्स का बता दो। फिजिक्स का बेटा करंट खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म चल रहा है। ओहो, जितना आपका हुआ है उतना ही हुआ है, जो आपका हुआ है वही हुआ है। हमारा करंट सर चालू हुआ है। बेटा उससे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? 2-4 लेक्चर आगे या 2-4 लेक्चर पीछे क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे जितना हुआ है उतना अगर अच्छे से हुआ है, जितना अगर हुआ है उतना अच्छे से हुआ है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सॉल्व किया है तो बात खत्म हो गई। अरे 15 अक्टूबर की जगह 15 नवंबर सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐसी कौन सी बड़ी चीज है भाई? यस सर, अगर अच्छे से हुआ बहुत बड़ा। हो गया भाई? यस सर। चलो अब एक चीज देखो, अब इस ध्यान सुनना, अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लिसन टू मी केयरफुली। y बराबर 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। अगर मैं पूछूं कि ये y क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम सबको इतना पता है कि ये जो y है ये रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसको ज्यादा बेटर समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2a cos kx है इस पूरे को एक नाम दे देता हूँ a प्राइम। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो मेरे को अब y मिल गया a प्राइम साइन ओमेगा टी। पक्की बात है? हाँ सर। और जैसे ही मुझे ये दिखा कि y इज इक्वल टू a प्राइम साइन ओमेगा टी, यानी कि कुछ a साइन ओमेगा टी जैसा दिख रहा है कि नहीं? यस सर। a साइन ओमेगा टी आपने पढ़ा था, एसएचएम की इक्वेशन होती है। हाँ सर। इसका मतलब मुझे इतनी बात पता चल गई कि इस वेव में जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एसएचएम एसएचएम कर रहे हैं। वो तो ट्रैवलिंग में भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस सर। तो क्या अंतर है सर इन दोनों में? अभी अंतर धीरे धीरे पता चलेगा। वे फिर एसएचएम का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है एक्स के साथ। अंडरस्टैंड पॉइंट। क्या यहाँ पर सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ यस लेकिन सोच के बताओ किस एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहे हैं? ए प्राइम। और ये जो ए प्राइम है ना, अगर आप ऊपर ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे तो ए प्राइम इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये ए प्राइम खुद एक्स का फंक्शन है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। यानी कि ए प्राइम की वैल्यू हर एक्स के लिए सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? अलग। अगर हर एक्स के लिए अलग अलग आएगी मतलब रस्सी के इस पार्टिकल के लिए अलग आएगा एम्पलीट्यूड, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे एसएचएम तो कर रहे होंगे ट्रैवलिंग वेव की तरह, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में सबका एम्पलीट्यूड सेम था, सब ए से ही ऊपर जा रहे थे। यहाँ सबका एम्पलीट्यूड सेम है कि सबका अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। बोलो बात समझ में आती है? यानी कि मैं लिख सकता हूं कि पहला डिफरेंस मुझे मिल गया, पहला डिफरेंस मुझे ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में मिल गया कि दैट हेयर एम्पलीट्यूड जिसको हमने ए प्राइम बोला है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स या पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग पार्टिकल। जबकि ट्रैवलिंग वेव में रस्सी का हर पार्टिकल आपको याद होगा ए अमाउंट से ही ऊपर जाता था। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अगली चीज, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है भाई? ट्रैवलिंग वेव में तो सब एसएचएम कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, यहां पर जो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है? ए प्राइम। और ए प्राइम खुद कितना है? ए कॉस है। तो बेटा एक बात बताओ, इस एक्स की कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ए प्राइम 0 आ जाएगा। हाँ सर। ए प्राइम 0 आने का मतलब ये हो गया कि उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0। एम्पलीट्यूड 0 मींस वो पार्टिकल एक्चुअली में मूव ही नहीं कर रहा। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। That means all particles are performing SHM except few। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होने जा रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड कितना होने जा रहा है? 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एम्पलीट्यूड है ए प्राइम, ये जो ए प्राइम आपने निकाला है, इसको देख के बताओ इसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? -2a भाई -2a से +2a। ये तो मैथमेटिकली बात हुई, लेकिन अगर मैं एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड की बात करूं
तो क्या आपको समझ में आता है मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 है और मैक्सिमम कितना है 2 है। दिस इज मॉड ऑफ ए प्राइम, यस और नो? यस सर। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। इसका मतलब व्हाट इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल, मतलब रस्सी पर कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 0। पर एक ऐसा पार्टिकल भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 2। ये बात समझ पा रहे हो कि इस रस्सी पर कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा, जिसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। और इस रस्सी पे कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड 2a यानी कि मैक्सिमम होगा, यानी कि वो मैक्सिमम 2a से ऑसिलेट कर रहे होंगे, हाँ या ना? यस सर। तो जो पार्टिकल मूव ही नहीं करते हैं जिनका एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा उनको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंटी नोड्स। एंटाई नोड्स। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। अब एक बात बताइए, एक पार्टिकल ऐसा है जिसका एम्पलीट्यूड 0 है, यानी कि रस्सी पर कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जो मूव ही नहीं कर रहा होगा, पक्की बात है? यस सर। और कोई कोई पॉइंट ऐसा भी मिलेगा जो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा होगा 2a से, यस? यस सर। और बाकी अगर मैं किसी जनरल पॉइंट की बात करूं तो किसी भी जनरल पॉइंट के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल एक ऐसे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा जो 0 से ज्यादा होगा और 2a से कम होगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। ये समझा सर। जो हिल ही नहीं रहा है उसको मैंने नोड बोल दिया, उसका एम्पलीट्यूड 0। जो सबसे ज्यादा हिल रहा है उसको मैंने एंटी नोड बोल दिया, उसका एम्पलीट्यूड कितना 2a। और उसको छोड़ के जो तीसरा जनरल पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड 0 से ज्यादा होगा, मतलब वो हिल रहा होगा लेकिन 2a से कम होगा, यानी कि मैक्सिमम से कम ऑसिलेट कर रहा होगा। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हर x का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा, हर x का एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा डिफरेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं क्या कि एज वेव आगे बढ़ता है उस वैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा? जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है, वो हमेशा कॉस का ही फंक्शन है, तो उसको जनरलाइज मत करिए। ओके सर। नोट करिए इतना। डन सर। डन? 2 मिनट। हो गया सर। हो गया? यस सर। ऑलराइट। तो बेटा नोड्स वो पॉइंट है जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, एंटी नोड्स वो पॉइंट है जिनका एम्पलीट्यूड कितना है 2a। मतलब 2a का मतलब वो या तो 2a ऊपर जा रहे होंगे या 2a किधर जा रहे होंगे, हमने मॉड लिया है ना। बोलो बात समझ में आती है? तो अब एक छोटी सी चीज देखते हैं और उसको समझते हैं, तो उससे हमको और बेटर चीज समझ में आएगी और वहीं पे हम अपना आज का डिस्कशन खत्म करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको मिलेंगे तो आपको स्टैंडिंग वेव पूरी बना के दिखाएंगे कि आखिर कैसी दिखती होगी, कैसे बनती होगी। देखो तुम्हारा जो ए प्राइम आया है वो कितना आया है बेटा? हाउ मच इज ए प्राइम? 2a cos। चलो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं नोड्स की, किसकी बात करूं?
नोड्स मानते हो? मानते हैं। तो बेटा नोड्स के लिए ए प्राइम को कितना होना पड़ेगा? 0 ए प्राइम को 0 करने के लिए cos kx को कितना होना पड़ेगा? 0 और cos kx को अगर 0 होना पड़ेगा तो kx को कितना होना पड़ेगा? pi/2 इतना मारेंगे ना पकड़ के pi/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi/2। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, तो k की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? k की जगह हम लोग लिख देंगे 2 लैम्डा। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, कोई दिक्कत? ठीक है, पाई से पाई उड़ा दो, यहां से तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 2n + 1 लैम्डा बाई 4। यानी कि इसमें अगर मैं n का वैल्यू चेंज करता चला जाऊं तो मुझे x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर क्या बन रहा है? यानी कि वो पॉइंट मिल जाएंगे जो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो लेट अस सी वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें n को आप 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डालेंगे तो 2 डालेंगे 5 λ/4, 3 डालेंगे 7 λ/4 एंड सो ऑन। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यानी कि λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हिल ही नहीं रहे होंगे, स्टैंडिंग वेव के अंदर फिक्स हो गए होंगे। इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया है बेटा? नोड्स। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट कैन आई से अबाउट एंटी नोड्स, तो ध्यान से सुनना बेटा। एंटी नोड्स के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि एंटी नोड्स के लिए जो ए प्राइम है उसकी वैल्यू +-2a होनी चाहिए। बोलो हाँ। तो उसकी वैल्यू को +-2a करने के लिए cos kx को कितना होना पड़ेगा? +-1 होना पड़ेगा। यस। के लिए kx को कितना होना पड़ेगा? n पाई। बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू n पाई। पाई उड़ गया, x कितना आ गया? n λ/2। ये आ गई पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। इसमें n अगर मैं 0 डालूं तो पहली पोजीशन आएगी 0, अगली λ/2, अगली λ, फिर 3 λ/2, फिर 2 λ एंड सो ऑन। यानी कि ये वो पॉइंट्स मुझे मिल गए। ये उन पॉइंट्स की लोकेशन है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि 2a से ऑसिलेट कर रहे हैं। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं? Yes sir. Is that clear to you or not? Yes sir. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मुझे दिख रहा है जो मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाना चाहिए। वो ये है कि आप बताइए, 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, ये 2 कंसेक्यूटिव नोड्स है ना, इनके बीच में दूरी कितनी है? λ/2 दिख रहा है? हाँ सर। 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, इनके बीच में दूरी कितनी है? यानी कि 2 नोड के बीच की दूरी λ/2 होगी और 2 एंटी नोड के बीच की दूरी भी कितनी होगी? अब एक चीज ध्यान से देखो, एक बार इसको ध्यान से देखो और एक बार इसको ध्यान से देखो। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि 2 नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है और 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड है? यस सर। मतलब बेसिकली नोड और एंटी नोड ऑल्टरनेट चल रहे हैं। देखो 0 पे क्या था? एंटी नोड। λ/2 पे भी क्या था? एंटी नोड। 0 और λ/2 का मिड पॉइंट क्या होगा? λ/4। नोड। अब देखो λ/4 और 3 λ/4 का मिड पॉइंट क्या होगा? λ/2। तो वहां पर क्या है? एंटी नोड। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब 0 पे मिलेगा आपको एंटी नोड, फिर λ/4 पे क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। नोड। फिर क्या मिलेगा? फिर एंटी नोड। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? और वो जो Now बीच tell में me, रहेगा वो रुक जा बेटा, रुक जा, सुन ले पहले ध्यान से। What is the distance between 2 successive nodes? λ/2. What is the distance between 2 successive anti-nodes? λ/2. And what is the distance between a node and an anti-node? λ/4. λ/4। क्या ये बात समझ में आती है?
Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर मैं पूछूं that what is the distance between two successive nodes, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? Distance between two successive antinodes and distance between a node antinode. तो पहले का आंसर लेमडा बाई 2, दूसरे का आंसर लेमडा बाई 2, तीसरे का आंसर लेमडा बाई 4. अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो मैंने एक जनरल पोजीशन ले ली x बराबर लैम्डा बाई 6, ये एक पोजीशन ले ली, ये कोई पोजीशन होगी कि नहीं होगी रस्सी पर? यस सर। टेल मी, क्या ये रेस्ट पर है? नहीं सर। रेस्ट पर तो नहीं है, रेस्ट पर होती तो नोड में आती, बोलो हाँ या ना? यस सर। मैक्सिमम ऑसिलेट कर रही है में आती। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आती है कि सर ये मूव तो कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऑसिलेट तो कर रहा होगा विद एन एम्पलीट्यूड जो 0 से बड़ा होगा और 2a से बीच में होगा, 0 और 2a के बीच के किसी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट करिए इसको फटाफट से। सर आप प्रीवियस स्लाइड एक सेकंड दिखा सकते हैं? प्रीवियस स्लाइड में था क्या बेटा? यही तो था। हाँ, थैंक यू। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमेशा कॉस का फंक्शन हो, नेसेसरी नहीं। सर तो और क्या होगा? साइन का भी हो सकता है ना बेटा? हाँ मतलब ठीक। सर अगर आप बोल रहे हो कि साइन का भी हो सकता है तो फिर इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस होगा। क्या बेटा? सर साइन का हो सकता है तो आप बोल रहे हो इनिशियली कोई फेज डिफरेंस हो भी सकता है। हाँ बिल्कुल। पर सर कंडीशन ही वो था कि फेज डिफरेंस नहीं होगा। बेटा ध्यान से सुना करो और पढ़ा करो, तब सवाल पूछा करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इनिशियल फेज डिफरेंस 0 के बगल में नीचे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। हाँ 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 दिखा? हाँ सर। मतलब फेज डिफरेंस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा ना? हाँ बेटा, हम बात करेंगे फेज डिफरेंस होगा, उससे कैसे चीजें चेंज होंगी वो हम बात करेंगे। अभी तो हम फेज डिफरेंस 0 लेके चल रहे हैं, समझ आ रही बात? यस। Could you go to the next slide? क्या? Could you go to the next slide? सर नहीं, वो नहीं हुआ था। डन सर। हो गया सर। हाँ डन? हाँ सर। सर
लिख लिया? नहीं सर 1 मिनट। यस सर। लिख लिया सर। तो 1 मिनट सर। डन सर, थैंक यू। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो ईमानदारी से बताइए जो भी आज आपने पढ़ा, कि आपको एक एक चीज क्लियर है अच्छे से? हाँ यस सर। सर। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? तो अभी तक देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हम क्या क्या डिफरेंसेस गिना सकते हैं स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में, तो हम 2-3 चीजों की बात कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता है कि ट्रैवलिंग वेव में रस्सी का हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड ही ऊपर जा रहा था, ए के बराबर, जबकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन है, कुछ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं और कुछ 2a तक ऊपर जा रहे हैं। बोली बात समझ में आती है? यस सर। यस। दूसरी चीज, एक डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि ट्रैवलिंग वेव के अंदर नोड्स और एंटी नोड्स इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जबकि स्टैंडिंग वेव में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। बोली बात समझ में आती है? यस सर। कोई भी दिक्कत या समस्या यहाँ तक? नो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो प्लीज इतना पढ़ के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर की जब मैं शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा कि ये स्टैंडिंग वेव कैसी दिखती होगी। जैसे हमने ट्रैवलिंग वेव विजुलाइज करी थी, वैसे ही हम विजुलाइज करेंगे कि स्टैंडिंग वेव कैसी दिखेगी। और अगर आप इतना पढ़ के आओगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द मेजर एंड फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रैवलिंग वेव एंड अ स्टैंडिंग वेव। अभी आप सिर्फ 2 डिफरेंसेस गिना पा रहे हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते आप 4 से 5 डिफरेंसेस अपने आप फिगर आउट कर लेंगे जो स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग वेव के बीच में होंगे। बात समझ में आती है? यस सर। Alright, so that is all from my side for today. I'll see you all next Sunday. इतना प्लीज पढ़ के आना, समझ आई बात? यस सर। बाय सर। मुझे बस एक डाउट है, QR बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलो QR कोड पूछो तो आपने प्रीवियस स्लाइड पे एंटी नोड नोड ऐसा अल्टरनेट लिखा था, तो उसका मतलब क्या है? बेटा, उसका मतलब ये है कि रस्सी का एक पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है एंटी नोड वाला, वो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा होगा, नोड वाला हिल भी नहीं रहा होगा। वो जब मैं वेव बना के दिखाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ आई बात? ओके सर, गॉट इट। चलो बाय बाय, टेक केयर। QR कोड। बाय सर। बेटा QR कोड ये लो, आ गया। सो तो स्टैंडिंग वेव में बेसिकली नोड्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और एंटी नोड्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना? परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। तो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू ये कर लिया ना स्कैन? हाँ सर, कर लिया। तो